जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी टेट का पहला शिफ्ट आपका 2 जुलाई को हुआ और उसकी आंसर की के साथ मैं आपके सामने इस क्लास में हाजिर हूँ। तो हम क्या करेंगे कि हम आंसर की पे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी आप लोगों को अपने आंसर्स मिलाने ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उस पे बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास क्या कहते हैं पेपर है वो है J2U6। ठीक है, J2U6 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग अपने अपने वाले में देख लीजिएगा कि कहाँ पर क्या है। और इसमें आपका सोशल साइंस जो है वो 91 से 150 है, तो मैंने डायरेक्ट सोशल साइंस ही लगाया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो पहला सवाल ये है कि शहरी वातावरण में, पहला सवाल ये है कि शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है। अब देखो, यूपी टेट के इस वाले पेपर में पहले शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो जो ट्रेडिशनल यूपी टेट का पेपर होता है, जैसे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फिर बाकियों से थोड़े कम कम आते हैं, वैसा पेपर ये नहीं था, है ना। इसमें हिस्ट्री से आपको कम क्वेश्चन दिखे होंगे, पॉलिटी से भी कम दिखे होंगे, ज्योग्राफी से भी कम दिखे होंगे, तीनों को मिला के लगभग 30 के आसपास सवाल थे। पर ये ऐसा भी पेपर नहीं है कि आप इसको ढंग से कर ना पाए हों। अच्छा स्कोर किया होगा जिसने भी ध्यान से पेपर को पढ़ा होगा और ऑप्शंस को एलिमिनेट किया होगा। और मैं लगातार आपको यही बात समझाता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाना चाहिए। जैसे पहले ही सवाल में कह रहा है कि जब हम शहर में रहते हैं तो वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण बहुत लंबे समय तक रहता है और इसके आने से क्या समस्या होती है। तो शहर हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया समस्या। क्या ध्वनि प्रदूषण से हड्डी टूटेगी? नहीं। क्या ध्वनि प्रदूषण से श्वसन विकार होगा? नहीं। क्या ध्वनि प्रदूषण से त्वचा संक्रमण होगा? नहीं। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा? हृदय रोग होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी। और आप देखोगे शहरों में रहने वाले लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। वायु प्रदूषण के चलते क्या होता है? वायु प्रदूषण के चलते श्वसन विकार होता है, त्वचा का संक्रमण भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व है जो ग्लूकोज में टूटकर शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो अगर आप जो है फिजिकल एजुकेशन पढ़े होंगे, आदित्य सर की क्लास आपने ली होगी, तो उन्होंने ये क्वेश्चन आपको कराया भी है। तो वो कौन सा तत्व होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना। एनर्जी उसी से हमें क्या होती है? मिलती है। ठीक है, ग्लूकोज में टूटता है, इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला अगर खाना खाते हैं तो ज़्यादा ग्लूकोज होता है, तो अगर फिर क्या होती है? इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा होता है और डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कॉमन सेंस का सवाल था। फिर है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग संगत प्रयुक्त लयबद्ध चक्र 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं जिन्हें 4 समान भागों में विभाजित किया जाता है। तो 3 ताल के अंदर 16 मात्राएं होती हैं जिनको 4 4 4 4 के 4 हिस्सों में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। अब देखो ये वाला सवाल देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता से जल निकायों में शैवाल का जमाव और संभावित विषैले पदार्थ का उत्पादन होता है। यानी जल में न्यूट्रिएंट जो है वो काफ़ी अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे ये होता है कि आपका एल्गी ब्लूम्स जो है वो पैदा होती है। अब कह रहा है कि इसके पैदा होने से कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। क्या ये मिट्टी का अम्लीकरण है? नहीं। मिट्टी का अम्लीकरण का मतलब क्या होता है? सॉइल एसिडिफिकेशन का मतलब होता है जब पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, भूजल का क्षरण नहीं है, कैडमियम का संचय नहीं है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि यूट्रोफिकेशन से ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा प्राथमिक पुरावशेष उन राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा और कह रहा है विभिन्न देशों के बीच व्यापार के बारे में। तो अगर आप एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको अलग अलग देशों के बीच व्यापार पढ़ना है, जैसे आपको रोम और भारत के बीच का व्यापार पढ़ना है, तो उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल हो सकती है? जीवाश्म से ये पता चलेगा नहीं। मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों पर भाषा तो लिखी नहीं होगी, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। मूर्तियों से पता चलेगा नहीं। किससे सबसे बढ़िया पता चल सकता है? क्वाइंस से। क्वाइंस क्या करते हैं? क्वाइंस पे आप देखा होगा कि
राजा लोग अपना नाम भी लिखते थे, तो उससे भाषा भी समझ में आती थी, और सिक्के जो है वो व्यापार को भी क्या करते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहरी क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका ये। शहरी क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? क्या शहरी क्षेत्रों में सीमित परिवहन होते हैं? नहीं। क्या शहरी क्षेत्र केवल कृषि पर निर्भरता करते हैं? नहीं। क्या शहरी क्षेत्र में उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं हैं, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस है? बिल्कुल। और कह रहा है विरल जनसंख्या, तो शहरों में विरल जनसंख्या और ओपन लैंड तो आपको नहीं मिलेगा, तो आप एलिमिनेट करते आपको आपका आंसर क्या हो जाता, मिल जाता। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सिंकोल और भूमिगत गुफाएं किस प्रकार की भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण हैं? तो ये कहलाते हैं कास्ट लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो जैसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो क्या ये राइट टू एजुकेशन है? नहीं। क्या ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है? नहीं। क्या ये समानता का अधिकार है? नहीं। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब ये देखिए, ये सवाल मैंने आपको कराया भी था। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, तो जैसे ही आपने 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा, तो ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल, इसको आप नहीं गिनेंगे, और नहीं गिनेंगे तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 179। वैसे भी ऑप्शन में कहीं 181 था नहीं, तो आपका ऑप्शन वैसे ही क्या हो जाता, 179 हो जाता। हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी मैराथन में। किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान न तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा, फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? अब देखो, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। तापमान ना तो बहुत गर्म हो और ना बहुत ही ठंडा, तो क्या ध्रुवीय जलवायु में तापमान गर्म होगा? नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा होगा। उष्ण कटिबंधीय में तापमान बहुत गर्म होगा। मरुस्थलीय जलवायु में क्या कुछ उग पाएगा? नहीं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज समशीतोष्ण यानी टेम्परेट क्लाइमेट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा संसाधन वितरण पैटर्न भारत के खनिज भूगोल को सही ढंग से दर्शाता है? तो कौन सा संसाधन वितरण दर्शाता है पैटर्न? कह रहा, कोयला भंडार दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित है। बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पाए जाते हैं। कोयले के प्रमुख भंडार भारत के पूर्वी राज्यों में। भारत में जो ईस्टर्न स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वो जगह हैं जहां पर आपको मेजर कोल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए कोयले की खदानें भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। अब अगला सवाल है वैक्यूम पैकेजिंग। अब देखिए क्या है ना, बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं जो डेली लाइफ में आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, आपने झेला होता है। आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, आपने तैयारी की है, नहीं की है, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस पे बिहेव करती हैं। उसी तरह का सवाल ये है कि जब हम किसी चीज़ की वैक्यूम पैकेजिंग कर देंगे, वैक्यूम पैकेजिंग का मतलब है कि आपने उसके अंदर से हवा निकाल ली, तो कह रहा है और इससे खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। उच्च तापमान वाले वातावरण, तो क्या हम वैक्यूम पैकेजिंग में उच्च तापमान का वातावरण बनाते हैं? नहीं, हम ऑक्सीजन रहित वातावरण बनाते हैं ताकि अंदर किसी तरह की कोई क्रिया ना होने पाए, और इस वजह से जो फूड होता है उसकी शेल्फ लाइफ क्या हो जाती, बढ़ जाती है। प्राइमरी जो फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक चिकित्सा होती है, प्राइमरली किसे रेफर करता है? चोट के स्थान पे शल्य चिकित्सा। क्या प्राथमिक चिकित्सा में शल्य चिकित्सा होती है? नहीं। ठीक होने के लिए दीर्घकालिक अस्पताल आधारित देखभाल, ये बात भी गलत है। चिकित्सा पेशेवर के आने से पहले तत्काल और अल्पकालिक उपचार करना, ताकि जीवन की क्या हो सके, तुरंत रक्षा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता किस प्रकार की है? तो ये क्या है, केंद्रीकृत प्रशासन है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित करती है। तो अगर हम दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा दे रहे हैं तो वो क्या करना होगा, ऐसी शिक्षा जो क्या हो, अडेप्ट की जा सके, तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन होगा। ठीक है। स्वयं राजते इति स्वरः, यानी जो खुद में क्या है, एक पेस पे चले, वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। और इसके आधार पर किस ध्वनि को स्वर माना जाएगा?
तो वह मानक पिच पर ट्यून किए गए तार वाले वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न की जाएगी? नहीं। निश्चित लयबद्ध ताल का अनुसरण करती है? नहीं। जब हम स्वयं राजते इति स्वरा की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब होता है जब वह एक स्थिर और मधुर स्वर उत्पन्न करती है जो स्वतंत्र रूप से बने रहने में सक्षम हो, जिसे किसी और हेल्पिंग वर्ड की या किसी हेल्पिंग ताल वाल की आवश्यकता या भाषा की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आप सा कह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्वर को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है। खेलों में प्रदर्शन को गलत तरीके से बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डोपिंग। इसीलिए खिलाड़ियों का क्या होता है, डोपिंग टेस्ट होता है। खेल पोषण की कौन सी अवधारणा एथलेटिक प्रदर्शन को अधिकतम करने और पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों से पहले, दौरान और बाद में रणनीतिक रूप से विशिष्ट पोषक तत्वों का सेवन करने से संबंधित है? पोषक तत्व का समय निर्धारण, हाइड्रोस्टैटिक वजन, कैलोरी पर प्रतिबंध या फिर मांसपेशी के शोषण में वृद्धि। तो खेल के बाद अपने बॉडी को फिर से ठीक करने के लिए और जो भी उस दौरान चोट वोट लगी है, यानी वो सारी बातें जो क्या है पोषक तत्वों के सेवन से जुड़ी होती है, वो कहलाती है न्यूट्रिएंट टाइमिंग। न्यूट्रिएंट टाइमिंग, कब आपकी बॉडी को कितना भोजन देना, उसमें कितना न्यूट्रिएंट होना चाहिए, ये सब देखा जाता है। कौन सी संरक्षण विधि फलों से नमी हटाकर उसकी शेल्फ लाइफ को काफी बढ़ाता है? तो अगर आपको आम को बहुत लंबे समय तक रखना है तो आपको उसके अंदर का मॉइस्चर खत्म करना पड़ेगा, और मॉइस्चर खत्म करने के लिए आपको उसका क्या करना होगा, शुष्कन करना होगा, ड्राइंग करनी होगी उसकी, तभी जाकर उसका मॉइस्चर हटेगा और वो क्या होगा, लंबे समय तक रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, गंभीर रूप से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठियां, घड़ियां या तंग कपड़े जल्दी क्यों उतार देने चाहिए? मान लीजिए अगर ये मैंने अंगूठी पहनी है और ये कोई अवस्था हो जाती तो मुझे ये अंगूठी उतारनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो क्या होंगे, उनमें सूजन आएगी और वो फिर फूलेंगे, तो फिर इसमें क्या होगी, दिक्कत होगी, ब्लड फ्लो रुकेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पौधों की सामग्री, कृषि अवशेषों, शैवाल एवं पशु अपशिष्ट। अब देखिए, कृषि के अवशेष, शैवाल और पशुओं के अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन को, तो इन सबको क्या कहते हैं, बायोफ्यूल कहते हैं, जैव ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, जैव से आता है, तो इसे क्या बोलेंगे, जैव ईंधन। आधुनिक ओलंपिक आंदोलन 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना गया? क्योंकि इसमें पहली बार महिलाओं की भागीदारी थी। ये आपको आदित्य सर ने पढ़ाया भी है। फलों, सुगंध और सुंदरता के लिए पार्कों और सड़कों के किनारे, तो अगर आप पार्क और सड़क के किनारे फूल लगा रहे हैं, सुगंध और सुंदरता के लिए ये सब काम आप कर रहे हैं, तो क्या ये ईंधन की आपूर्ति के लिए? नहीं। क्या ये खाद्य उत्पादन के लिए? नहीं। क्या ये सौंदर्य संबंधी उद्देश्य है या सब्जी की खेती है? तो ये क्या है, पार्क हमारे सुंदर दिखें, एस्थेटिक दिखें, इसलिए ये सब फूल, पत्तियां, ये सब वहां पर क्या होती है, लगाई जाती है। 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति से मार्च शुरू करके, तो जब 30 इंच के कदम का उपयोग करके और हम एक स्थिर स्थिति से मार्च शुरू करते हैं, ऐसे ड्रिल को क्या कहा जाता है? ऐसे ड्रिल को फॉरवर्ड मार्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉरवर्ड मार्च कहा जाता है, जिसमें आपका स्टेप 30 इंच से क्या होता है, स्टार्ट होता है। बीज के अंकुरण और पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? कौन सी कंडीशन नेसेसरी है किसी सीड को क्या करने के लिए, बिगिन जर्मिनेशन एंड ग्रो इनटू सीडिंग? तो उसके लिए हमें नमी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, जो उसके लिए उपयुक्त हो, सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। कैसे बाहर होगा? यहां पर कीट लिखा हुआ है, तो कीट से तो ये होगा नहीं, तो ये बाहर हो जाएगा। यहां पे लिखा है छाया, भाई धूप आवश्यक है, तो ये भी बाहर हो जाएगा। यहां पे धूप दिया हुआ है लेकिन लवणता दिया हुआ है, तो लवणता की वजह से ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप एलिमिनेट कर सकते थे, आप पढ़े हो ना पढ़े हो, इट डजंट मैटर, कॉमन सेंस का पेपर। जैसे कि अर्थशास्त्र में वर्णित है कि मौर्य प्रशासन किस विशेषता ने
कि किस विशेषता ने इसके विशाल क्षेत्रों के प्रभावी शासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब मौर्य प्रशासन की प्रकृति हम जानते हैं केंद्रीकरण की थी, तो यहां पर कह रहा प्रांतों में केंद्रीय प्राधिकरण की न्यूनतम भागीदारी। क्या केंद्रीय प्राधिकरण की न्यूनतम भागीदारी थी? नहीं। दूसरा कह रहा है एक उच्च संगठित नौकरशाही और कुशल नागरिक सेवा, यानी मौर्यों ने एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी दी और एफिशिएंट सिविल सर्विस दी। बिल्कुल सही बात है। 27 अध्यक्ष, 18 तीर्थ, उसके अलावा गवर्नर, नगर का प्रशासन अलग तरीके से। फिर कह रहा है गवर्नेंस थ्रू हेरिडेटरी लोकल चीफ्टन्स विदाउट सेंट्रल ओवरसाइट, कि बिना केंद्रीय निरीक्षण के, तो बिना केंद्रीय निरीक्षण के तो कोई प्रशासन ही नहीं चलेगा मौर्यों में। और लास्ट वाले में कह रहा है विकेंद्रीकृत शासन, तो ये भी गलत है। तो यहां भी आप एलिमिनेट करते तो आपको आपका आंसर मिल जाता ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण में मृदा अपरदन और परिवहन के अपक्षय के रूप में कार्य करता है? तो वेदरिंग करने का काम कौन करता है? अगर मृदा निर्माण में मृदा अपरदन और परिवहन के अपक्षय का कारक हो तो वो क्या होगा? अगर रनिंग वाटर है तो रनिंग वाटर क्या करेगा? इरोजन भी करता चलेगा और डिपोजिशन भी करता चलेगा, तो वो वेदरिंग का काम करता है। नेक्स्ट है यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में फैली कौन सी विस्तृत ध्रुवीय पट्टी ठंडी नम जलवायु कोमल लकड़ी के पेड़ों? तो ये क्या होगा? टैगा। अच्छा देखिए, सवाना क्या है? ग्रासलैंड्स है, तो ये वैसे ही कट गया बाहर। प्रेरी क्या है? ग्रासलैंड है, कट गया बाहर। टुंड्रा बिल्कुल ऊपर होता है। नम पेड़, कोमल लकड़ी, ये सब क्या है? चीड़, देवदार, ये सब हैं, तो इन पे क्या होता है? टैगा, अनछुआ जिसको कहते हैं। दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो सतत प्रबंधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो क्या इंश्योर करता है? फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेस को इंश्योर करता है। किस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार शुरू करके भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की शुरुआत की? तो ये किसने की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कौन सा एक सामाजिक संस्थान का उदाहरण है जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है? अब बताओ, क्या इसमें मौसम जलवायु होता? नहीं। क्या पर्वत नदियां होता? नहीं। क्या वन और खनिज होता? नहीं। क्या होता आंसर? परिवार और शिक्षा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी एक व्याख्यात्मक शिक्षण विधि है? अब व्याख्यात्मक शिक्षण विधि चर्चा व्याख्यात्मक है? नहीं। भूमिका निर्वहन व्याख्यात्मक है? नहीं। प्रोजेक्ट विधि व्याख्यात्मक है? नहीं। तो व्याख्यान क्या है? लेक्चर क्या है? लेक्चर क्या है? लेक्चर क्या है? लेक्चर इज एन expository teaching method where the teacher directly explains concept in a teacher centered classroom. नेक्स्ट है स्कूल के बगीचे में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? रोजाना पानी देना, मिट्टी के पीएच का परीक्षण करना और उसे तैयार करना। तो जब कह रहा है कि सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करना है, तो आपको देखना होगा कि उस मिट्टी में ये पोषक तत्व उगेंगे कि नहीं होंगे। तो टेस्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द सॉइल ऑफ pH. Answer to this question is testing and preparing the soil of pH. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कौन से मौलिक अधिकार किसी नागरिक को अपने किसी अन्य मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में न्याय के लिए न्यायालय जाने का कानूनी अधिकार देता है? तो वो किस में होता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में होता है। अगला देखिए, भारत में ताम्र युग को कौन सी संस्कृति के नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। कौन सी भू आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम है? तो समतल भूभाग है और ऊंचाई बहुत कम है, तो ये पर्वत में होगा नहीं, खड्डों में होगा नहीं और वैलीज में होगा नहीं, ये सब नीचे ऊपर होते हैं। ये कहां शूट करेगा? मैदान में, फील्ड्स में, प्लेन में। राइट हेयरपिन बेंड, यानी ऐसा बेंड जो एक हेयरपिन की तरह हो। अगर आप माउंटेन्स में गए होंगे कभी, तो माउंटेन्स में लिखा होता है साइड में कि आगे हेयरपिन बैंड है, जहां पर कार ऐसे जाती है और बिल्कुल 180 डिग्री क्या होती है? टर्न होती है। तो जैसे बाल में लगाने वाला हेयरपिन होता है, उस तरह की रोड हमें कहाँ दिखाई देती है? वो हमें दिखाई देगी आगे दाईं ओर मुड़ता हुआ एक तीखा 80 डिग्री का यू आकार का मोड़। ठीक है, अगला देखिए, व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से पहले 5-10 मिनट तक वार्म अप करना क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है? ताकि मांसपेशियों में ऑक्सीजन का प्रवाह क्या हो?
सही तरीके से बढ़े, ब्लड फ्लो बढ़े, नहीं तो क्या होगा, क्रैम्प आ सकता है। कढ़ाई में सुई काम के दौरान कपड़े को कस कर रखने और सिलाई करते समय उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए तो उसमें हूप नहीं पड़ना चाहिए, कढ़ाई हूप कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी हूप कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य मुख्य रूप से ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है? बीडीओ के द्वारा किया जाता है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या करता है? क्या वो सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा करेगा? नहीं। क्या वो विदेशी व्यापार के लिए संचालन करेगा? नहीं। क्या वो शेयर बाजार की गतिविधियां करेगा? नहीं। एलिमिनेट करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर मिल जाएगा। अगला देखो, किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति को देखने की क्षमता को प्रभावित करती है जिससे अंधापन या कमजोर दृष्टि जैसी स्थितियां शामिल हैं? दृष्टि बाधिता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा में सबसे अधिक सहायक है? अब अगर आपको वन का संरक्षण करना है, आपको वाइल्ड लाइफ, आपको फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है और प्रोटेक्शन करना है, तो क्या आप फॉरेस्ट बर्निंग को इंक्रीज करेंगे? नहीं। क्या आप बड़े पैमाने पर लकड़ी के लिए वृक्ष की कटाई करेंगे? नहीं। क्या आप वन क्षेत्रों में खनन करवाएंगे? नहीं। तो 3 जब बाहर हो गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप देख लीजिए कितने सारे सवाल थे, आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ी वो नहीं आई, या आपने फिजिकल एजुकेशन या आपने म्यूजिक या आपने ये सब नहीं पढ़ा और वो आ गई, इन सब से कोई लेना देना नहीं था इस पेपर का। ये पेपर प्योर कॉमन सेंस का पेपर था। जिनका भी कल एग्जाम है, जरूरी नहीं है कि आपका पेपर ऐसा ही आएगा, हो सकता है आपका पेपर बिल्कुल ट्रेडिशनल आ जाए। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि पेपर हॉल में एग्जाम देते समय सवालों को ध्यान से पढ़ना और एलिमिनेशन मेथड लगाना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों या स्वपोषी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर पे क्यों रखा जाता है? अब ये आपको प्रशांक सर बताए होंगे क्यों रखते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको फिर अगले लेवल तक लेके जाते हैं। ठीक है, लेकर जाते हैं, तो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। नियमित घरेलू सफाई से घर में धूल नहीं होती, गंदगी नहीं होती, कीटाणु दूर रहते हैं। तो इस प्रक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनाए रखने में नियंत्रण? क्या ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वेंटिलेशन होता है, या फिर सैनिटेशन या हाइजीन होता है, स्वच्छता होती है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्वच्छता। पुनर्चक्रण में क्रेडल टू क्रेडल अवधारणा। अब क्रेडल टू क्रेडल, सी टू सी जो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है क्रेडल टू ग्रेव, एक होता है क्रेडल टू क्रेडल। क्रेडल टू क्रेडल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम जगह लेकर आना। यानी ये क्या कह रहा है, उत्पादों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए दूसरे देशों में निर्यात किया गया। तो क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है? नहीं। क्रेडल मतलब क्या होता है, पालना, तो पालने से पालने तक। ठीक, उत्पादों का निर्माण किया जाता है और उन्हें सीधे लैंडफिल में डाल दिया जाता है? नहीं। उत्पादों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उपयोग के बाद उन्हें आसानी से दोबारा इस्तेमाल किया जा सके या रिसाइकिल किया जा सके। इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है क्रेडल टू क्रेडल के लिए। नेक्स्ट है, रेलवे के आगमन से पहले, अब यहीं पर सवाल छुपा हुआ था। रेलवे के आगमन से पहले, रेल आती है कब? 1853 में पहली रेल चलती है मुंबई से थाने। उससे पहले कह रहा है कि कौन सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती थी। अगर आपने यहीं तक क्वेश्चन पढ़ा तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? असली बात उसके आगे है। जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए नदियों, नहरों और बैक वाटर और जलधाराओं का उपयोग करती थी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जलधाराओं का उपयोग करेगा? नहीं। एरियल रोपवे उसके पहले था ही नहीं। समुद्री व्यापार मार्ग जो है वो नहरों तक, बैक वाटर, जलधाराओं और अंतर्देशीय जल मार्ग। तो इसमें ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है कि इनलैंड वाटरवे, नदियों के रास्ते जो ट्रेड होते थे या इनलैंड वाटरवेज के रास्ते जो ट्रेड होते थे, उसका इस्तेमाल होता था वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए। अगला देखिएगा, किस प्रकार के समाज की विशेषता यह थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था और सामंतों और जागीरदारों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सैन्य दायित्व थे? तो ये किसमें हो रहा था? फ्यूडल सोसाइटी में, सामंती समाज में। मैंने आपको गुप्ता पीरियड में बताया भी था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर पा को
डैश के नाम से जाना जाता है? अब आपको पता है सप्त स्वर हैं, सा रे गा मा पा, कौन से नंबर पे आ रहा है? 5वें। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पंचम स्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जिस सिंचाई पद्धति में उत्सर्जकों के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद पानी डालने की विशेषता होती, यानी पानी को बचाया जा रहा है, क्योंकि सीधे आप जड़ों में क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, और आप प्रॉपर उसकी, तो क्या ये कुआं सिंचाई है? नहीं। क्या ये नहर सिंचाई है? नहीं। क्या ये नाली सिंचाई है? नहीं। क्या है? ड्रिप सिंचाई है। ये भी आपको प्रशांत सर ने कराया है, ये हमने आपको क्वेश्चन ही कराया था, डायरेक्ट ही आ गया है। किस हिंदू शाही शासक को महमूद गजनी ने पेशावर के युद्ध में पराजित किया था? तो वो क्या हो जाएगा? जयपाल। उसने फिर आत्महत्या कर ली थी। एक बच्चा पोषक तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफी कम लंबा है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? अगर कोई सामान्य बच्चा है जो दूसरे की तुलना में क्या है? दूसरे की तुलना में क्या है? वो कम है, तो इसे कहते हैं स्टंटिंग। क्या कहते हैं? अवरुद्ध विकास। नेक्स्ट है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत शिक्षा के अधिकार को माता पिता या अभिभावकों पर विशेष रूप से कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू किया गया था? अब आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बच्चे को अधिकार मिला और माता पिता को कर्तव्य मिला। तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो क्या करें? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ऑप्शन नंबर सी। किसने लोगों को उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए? अगर आप ये नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपने ये पोस्टर 50 जगह लिख के देखा होगा, हो सकता है आपके अपने कमरे में लगा हो, स्वामी विवेकानंद की फोटो के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, 1 साल से अधिक उम्र के किसी होश में मौजूद वयस्क या बच्चे का अगर दम घुट रहा हो तो क्या उसका प्राथमिक उपचार होगा? तो उसे पीठ पर थपकी देते हैं, फिर पेट पर दबाव डालते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है कि तत्काल प्रभाव से क्या किया जा सके? उसके लाइफ को प्रिजर्व किया जा सके और फिर उसके बाद उसे प्रॉपर उपचार दिया जा सके। भारतीय संगीत में कौन सा तत्व एक आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है जिससे कलाकार सम के साथ तालमेल बनाए रखता है? तो ये किसके लिए होता है? ताल के साथ होता है। ठीक है। निम्न में कौन सा जोड़ा क्रमशः स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण? तो क्या झील और नदी स्थलीय वातावरण को बताएगी? दोनों जलीय वातावरण को बताएंगे। नदी और रेगिस्तान रेगिस्तानी वातावरण को बताएंगे, स्थलीय को तो बताएंगे नहीं। तालाब और घास का मैदान, वन और महासागर सबसे सूटेबल ऑप्शन इसके अंदर दिख रहा है। वैदिक भारत में प्रयुक्त जनपद शब्द में प्रयुक्त संस्कृत शब्द पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब आपसे क्या पूछा है? लिटरल मीनिंग ऑफ पद पूछा है। तो आपको पता है कि पद का मतलब क्या होता है? फुट से होता है, पैर से होता है ना। पद चिन्ह बोलते हैं ना, पद चिन्ह। गिरिपाद, गिरी के पर्वत के पद पर, पर्वत के नीचे। तो शाब्दिक अर्थ में पद का मतलब क्या हो गया? पद का मतलब क्या हो गया? पाद या फुट हो गया। ठीक है। जन लोगों ने जहां पर अपना पांव रखा, पद रखा। सीमा सड़क संगठन BRO की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में श्योक सुरंग कहां बनाई गई? श्योक सुरंग बनाई गई लद्दाख में। तो यह हो गया आपका आंसर की। अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइए हमें। मुझे उम्मीद है कि आपने ठीक ठाक स्कोर कर दिया होगा। पेपर अच्छा हुआ होगा आपका। CDP बहुत टफ नहीं थी। मोनिका मैम ने आपको जो जो चीज़ें कराई थी उनमें से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। हिंदी भी मैंने देखा ठीक थी, संस्कृत भी ठीक थी, इंग्लिश भी ठीक थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग UP टेट के इस पड़ाव को पार करके और अब आप में से ज़्यादातर लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए लग जाएंगे। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। आप में से जो लोग सुपर टेट या UP TGT की आने वाली वैकेंसीज़ की या सुपर टेट जूनियर में जो वैकेंसीज़ आएंगी उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ के उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना काउंसलिंग ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग कल पेपर देने जा रहे हैं, आज का पेपर आपके लिए कोई ऐसा मानक तय नहीं करता कि कल भी इस तरह का पेपर आएगा। हो सकता है कल का पेपर बिल्कुल अलग हो। वैसे ही पेपर लीक ना होने पाए, इसको लेकर काफ़ी कड़ाई है, तो कई सारे पेपर बनाए गए हैं। ठीक है। तो अलग अलग पेपर में 40 मिनट 50 मिनट पहले ही सेट खुलना है।
तो आपके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का पेपर आपका आएगा। तो आपका पेपर हो सकता है मोर और लेस ट्रेडिशनल दिख जाए आपको, ठीक है। दूसरी मीटिंग का पेपर इससे बिल्कुल अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक। तो मेन मुद्दा क्या है, फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ मैं, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए, अपने कॉमन सेंस पे भरोसा रखिए, सवाल ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट जरूर करिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।